क्लास लाइव किए? कर दिए। जय किशोर, अमन, नेहा पोदार, प्रीति कुमारी, दीपक कुमार, प्रदीप, निर्भय, कटिहार, अमित पांडे, नेहा कुमारी, सबको गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जो भी आप कह रहे हैं आपको वो। चलिए तो आ जाते हैं। कल जो है हम पूरे ऑनलाइन क्लास को देखे थे और साथ ही साथ जो है ऑफलाइन भी निरीक्षण कर रहे थे। सभी क्लासरूम में 4 क्लासरूम में क्लास चलता है, सभी में निरीक्षण कर रहे थे। तो कुछ कमियां नजर आई हमें, तो उसकी चर्चा हम सबसे पहले करते हैं। लेकिन उससे पहले जो है हमको बहुत सारा मैसेज मिला। जो लोग यहां पर क्लास कर रहे हैं या जिनको किसी ने भेजा है, आप ही का भाई, आप ही का दोस्त, आप ही का मित्र सफल हुआ है संस्थान से जुड़ करके, तो उन लोगों ने आपको भेजा है। तो आपको तो कोई डेमो नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। और इस बैच में तो बैच अनाउंसमेंट होने से पहले ही एडमिशन शुरू हो गया था और एडमिशन फुल है, एडमिशन बंद है इस बैच में ऑफलाइन। तो बहुत सारे लोगों का ऑनलाइन कमेंट आ रहा था हमारे व्हाट्सएप पे, संस्थान के और भी व्हाट्सएप पे, कि हर सब्जेक्ट का एक एक चैप्टर का डेमो चाहिए। ऑनलाइन हम कैसे विश्वास करें कि आप लोग जो है सब सब्जेक्ट अच्छा ही पढ़ाते हैं। तो खैर, लोग क्या सोचता है, लोग क्या कहता है, इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब देखे विद्यार्थी का डिमांड है, तो हमने सोचा कि ज्योग्राफी एक चैप्टर हम पढ़ा ही दिए हैं, तो पॉलिटी एक चैप्टर हम आपको पढ़ा देते हैं। फिर जो है, अरे सुनिए ना, हल्ला मत कीजिए, अरे सुनिए तो, पहले पूरा सुनिएगा तब ना यार, अजीब बात है। फिर एक चैप्टर इतिहास पढ़ा देंगे, एक चैप्टर करेंट पढ़ा देंगे। और बायोलॉजी बिट्टू सर पढ़ा रहे हैं। बायोलॉजी जो है हमको लगता है कि एक चैप्टर समाप्त होने में 2 क्लास और लगेगा, 2 क्लास और लगेगा, 2 क्लास बायोलॉजी में और लगेगा। और इसके बाद केमिस्ट्री जो है बिट्टू सर पढ़ा रहे हैं किसी बैच में, तो उसका एक चैप्टर का वीडियो एप्लीकेशन पर अपलोड कर देंगे। पढ़ाना तो हम ही को सब चीज है, ऐसा थोड़े है कि या बिट्टू सर को ही पढ़ाना है। तो कुछ चीज को आज हम और भी आपको स्पष्ट करते हुए चलते हैं। बहुत लोग बहुत प्रकार का कंफ्यूजन में है, तो आप किसी भी प्रकार के कोई कंफ्यूजन में ना रहे। हम आपको भरोसा दे रहे हैं और आप इस बात को सुनिए और समझिए। हम आपको इस बैच में पूरा का पूरा जीएस करवाएंगे और प्रीलिम्स में 2-3 मैथ 2-3 रीजनिंग भी पूछ देता है, तो उस लायक मैथ और रीजनिंग भी हम आपको करवा देंगे, आप भरोसा रखें। और इसके अलावा सेट प्रैक्टिस के विषय में हमने आपको बोला है, तो सेट प्रैक्टिस भी हम आपको करवाएंगे। उसके लिए भी कुछ कर रहे हैं, थोड़ा सा समय देना होगा, सब चीज एकाएक नहीं हो जाता है। तो जो भी कमियां हैं उन कमियों को दूर करेंगे। स्पेशली जो नीचे वाले क्लासरूम में लोग बैठते हैं, उनको कल बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुआ है, तो उनके प्रॉब्लम को भी जल्दी सॉर्ट आउट करेंगे। आप विश्वास रखें, आपको क्लास में किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होने देंगे। तो आज
के सेशन में हम आपको सिर्फ और सिर्फ एक चैप्टर पॉलिटी करवा देंगे और कल के सेशन में हम आपको इतिहास करवा देंगे। कल भी मेरा ही क्लास है आपके बैच में, हाँ, एक चैप्टर सिर्फ, समझ गए। और इसके बाद पुनः अगले वीक से जो है हम लोग का ज्योग्राफी एक चैप्टर हुआ है और राज विशेष पढ़ा रहे थे। इसमें एक वजह यह भी है, एक तो विद्यार्थी का डिमांड, और एक वजह यह भी है कि जो है जो राज विशेष वाला जो है ना वो टाइपिंग हो गया है। ऐसा नहीं है कि टाइपिंग नहीं हुआ है, टाइपिंग करवा लिए हैं लेकिन उसका करेक्शन हम नहीं करवा पाए, समझ गए। तो टाइपिंग हो गया है और उसमें कुछ काफी बेहतरीन नोट तैयार किए हैं, हम आपको दिखा सकते हैं, डाल देंगे, वो करेक्शन होगा तब ना डाल देंगे, ऐसे ये डाल देंगे जी, बात करते हैं जी आप लोग, ठीक है। तो हम आपको दिखा सकते हैं कि जो है आपको देखिए आया हुआ है स्टेट स्पेशल ज्योग्राफी, आज ये टाइपिंग करके भेजा है, देखिए है जी राज विशेष, नजर आ रहा है, ऑनलाइन वाला देखिए है राज विशेष, राज विशेष होगा, टाइप हो गया है लेकिन करेक्शन नहीं हो पाया है और काफी शानदार ढंग से तैयार किए हैं। और इसमें सोच रहे हैं कुछ क्वेश्चन भी ऐड करवा दे, ये आएगा तो काफी फायदामंद रहेगा आपके लिए, ठीक है। और ये हर परीक्षा के लिए फायदामंद रहेगा, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है हर चीज इसमें शामिल किया, मानचित्र, चित्र, अभ्यास प्रश्न, हर चीज इसमें शामिल किए हैं। तो बेहतर के लिए थोड़ा इंतजार करना होता है, समझे। तो हम आज तक जो है ये किसी बैच में पढ़ाए नहीं है, लेकिन कहते कहते पढ़ाते पढ़ाते जो है मेरे मुंह से निकल गया कि हम राज विशेष आपके बैच में पढ़ाएंगे। तो फिर इसी वजह से इसका नोट, कभी किसी बैच में पढ़ाए नहीं तो इसका नोट तैयार था नहीं, नोट तैयार करना पड़ा दिन रात एक करके, और उसके बाद जो है फिर टाइपिंग हो गया है लेकिन करेक्शन नहीं हो पाया है। ये भी एक वजह है कि जो है ज्योग्राफी को हमको रोकना पड़ा, क्योंकि अब तो बिहार के बाद राज विशेष ही हमको पढ़ाना था, समझे। तो इसमें आज रात में करेक्शन करवा देंगे और फिर हो जाएगा, तो फिर हम आपको ये दे देंगे। तो आज पॉलिटी पढ़ लीजिए और कल एक चैप्टर इतिहास पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और फिर अगले वीक से जो है यानी सोमवार से जो है आपका सिलेबस अपने अनुसार ज्योग्राफी शुरू किए हैं, तो ज्योग्राफी ही आपका चलेगा, आप भरोसा रखें, आपका ज्योग्राफी ही चलेगा। लेकिन बस डेमो के लिए जो है एक क्लास कर लीजिए पॉलिटी का और एक क्लास कल आप इतिहास का कर लीजिएगा, और इसके बाद जो है आपको फिर सोमवार से जो है आपका सिलेबस कंटिन्यू होगा, ठीक है। बोलिए अब क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या क्या बोल रहे हैं, हाय। तो हम कहां बोल रहे हैं कि ज्योग्राफी नहीं चलने दे रहे हैं, हम ये बात तो नहीं बोल रहे हैं। अरे नोट तैयार रहेगा तब ना यार, है लिखाने में बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है। तो हम कहां बोल रहे हैं, हम तो बोल रहे हैं आप नहीं समझ पा रहे हैं, हमारी बात को नहीं समझ पा रहे हैं भाई महाराज। छोटा छोटा बात है, छोटा छोटा चीज को आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं। लगता है आप हमारी बात को समझ ही नहीं पा रहे हैं, समझे, समझ गए पक्का। लिख भी देते हैं, क्या पता कुछ लोग नहीं समझेंगे। देखिए हल्ला मत कीजिए, आपके बैच में इंडियन ज्योग्राफी शुरू किए हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग वही पढ़ाया जाएगा।
लेकिन टाइपिंग नहीं होने और छात्रों के डिमांड ऑनलाइन छात्रों के डिमांड को देखते हुए एक चैप्टर पॉलिटी और एक चैप्टर हिस्ट्री पढ़ाया जाएगा। अब एक चैप्टर पॉलिटी आज पढ़ाएंगे और एक चैप्टर हिस्ट्री कल पढ़ाएंगे। और कल मेरा ही क्लास है आपके बैच में, फिर शनिवार को बिट्टू सर का क्लास है। कल मेरा ही क्लास है आपके बैच में, शनिवार को बिट्टू सर का क्लास है और सोमवार को भी बिट्टू सर का क्लास होगा। और सोमवार को पढ़ाने के बाद ऑफलाइन जैसे एडमिशन बंद है, डेमो बंद है, सब चीज बंद है, ऑनलाइन भी सोमवार को बंद हो जाएगा। ऑनलाइन भी हर चीज बंद हो जाएगा, ऑनलाइन भी डेमो फेमो सब चीज बंद। और एप्लीकेशन पे बहुत ज्यादा स्टूडेंट की गैदरिंग के कारण जो है ऑनलाइन जो छात्र एडमिशन ले लिए हैं उनको भी दिक्कत हो रहा है। तो फ्री है, ऑनलाइन फ्री है तो सब आ जाता है, समझ गए। बाबा जी का लड्डू बट रहा है फ्री में तो सब आ जाता है, तो थोड़ा गैदरिंग ज्यादा हो जाता है। तो इस वजह से थोड़ा सा सर्वर सब भी प्रॉब्लम हो जाता है, ऑनलाइन वालों को दिक्कत होता है। हम कल देखे हैं पूरा क्लास तो हमको पता चला है। तो सोमवार को फाइनली ऑनलाइन बंद हो जाएगा। ऑनलाइन भी जैसे ऑफलाइन एडमिशन सब क्लोज हो गया है, ऑनलाइन भी सोमवार को बंद हो जाएगा, मंडे को पढ़ाने के बाद, ठीक है। और इसके बाद हम आपको भरोसा देते हैं मंगलवार से जो है ऑनलाइन में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, लेकिन ऑनलाइन नेट सब पे चलता है, टेक्नोलॉजी पे चलता है, तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम जो है आपको कभी कभी हो सकता है। हम आपको हर बात से अवगत करवाए हैं, समझ गए कि क्लास में क्या क्या हो सकता है। अगर आप पहला क्लास किए होंगे तो समझ गए। चलिए, तो पॉलिटी का जो है एक चैप्टर का नोट हम मंगवाए हुए हैं, ठीक है, उसको ला करके बंटवा दीजिए, ठीक है। आशा करते हैं अब आप समझ गए होंगे। अब समझ गए हैं ना? अब तो लिख दिया, आप समझ गए ना? है, देखिए ये कहां जा रही है। चलिए अब शांत हो जाइए, जाइए। चलिए अब हल्ला मत कीजिए। हे भगवान, क्या बताएं, इतना भी दिमाग आप लोग के पास नहीं है। पता नहीं कैसे जनरल कंपटीशन का तैयारी कीजिएगा। अरे श्याम कुमार तिवारी जी, आप काहे एक ही मैसेज को जो है बार बार कट पेस्ट कॉपी कर रहे हैं? ठीक है, एक बार किए तो ऐसा थोड़े है कि हम नहीं। बताइए, सब चीज समझा दिए हैं फिर भी ऑनलाइन में कमेंट आ रहा है कि पहले जो है ज्योग्राफी कंप्लीट करवा दीजिए, ये करवा दीजिए, वो करवा दीजिए। पॉलिटी का नोट जो है, जो चैप्टर पढ़ाएंगे उस चैप्टर का नोट जो है हम आपको डाल दिए, ठीक है। जो चैप्टर पढ़ाएंगे उसका नोट एप्लीकेशन पर पीडीएफ सेक्शन में आप जाकर के देखिएगा, मिल जाएगा। चलिए, आइए। तो आज जो है इंडियन पॉलिटी का एक चैप्टर है और सबका इतिहास का भी, जैसे ज्योग्राफी का पहला चैप्टर पढ़ा है भारत एक परिचय, उसी प्रकार से जो है आपको
इंडियन पॉलिटी का पहला चैप्टर जो हम पढ़ाते हैं वह संविधान की प्रस्तावना पढ़ाते हैं, और भारतीय इतिहास का जो पहला चैप्टर पढ़ाते हैं पाषाण युग पढ़ाते हैं, स्टोन एज पढ़ाते हैं। तो पॉलिटी में संविधान की प्रस्तावना पढ़ा रहे हैं, और फिर जो है आपको हिस्ट्री में जो है आपको पाषाण युग कल के सेशन में हम आपको पढ़ाएंगे। अब आइए शांत रहिए, पढ़िए, नोट मिल जाएगा, नोट के लिए चिंता मत कीजिए। चलिए, भारतीय राज्य व्यवस्था। भारतीय राज्य व्यवस्था। देखिए, भारतीय राज्य व्यवस्था में मूल तौर पर हमें भारत के संविधान को पढ़ना होता है। भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद है, 12 अनुसूची है, 22 भाग है। तो मूल तौर पर जो है हमें 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूची और 22 भाग को ही पढ़ना होता है। लेकिन इससे इतर भारतीय संविधान में एक प्रस्तावना भी है। प्रस्तावना को अंग्रेजी में प्रीएम्बल कहते हैं। प्रीएम्बल। प्रीएम्बल कहते हैं। आपको भारत का संविधान, भारत के संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा किया गया था, और संविधान निर्माण के क्रम में संविधान सभा की मूलतः 11 बैठक हुई है। कुछ बुक 12 बैठक भी लिखता है, लेकिन मूलतः संविधान सभा की 11 बैठक हुई है। 11 बैठक में से संविधान सभा की जो प्रथम बैठक है, संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 से 23 दिसंबर 1946, 23 दिसंबर 1946 संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 से 23 दिसंबर 1946 के बीच हुआ। जो ये बैठक 9 दिसंबर 1946 से 23 दिसंबर 1946 के बीच हुआ था, इस बैठक के दौरान ही 13 दिसंबर 1946 को 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष एक प्रस्ताव रखा था, जिसे उद्देश्य प्रस्ताव कहा गया। पंडित नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा, और यह जो उद्देश्य प्रस्ताव है, जब संविधान सभा की द्वितीय बैठक होनी प्रारंभ हुई, बांटना नहीं है, ला करके रखिए यहां पे, ठीक है। जब संविधान सभा की द्वितीय बैठक प्रारंभ हुई, अगर हम संविधान सभा के द्वितीय बैठक को देखें, तो जो संविधान सभा की द्वितीय बैठक है, संविधान सभा की द्वितीय बैठक है, यह आपको 20 जनवरी 1947 से 25 जनवरी 1947, 20 जनवरी 1947 से 25 जनवरी 1947, 25 जनवरी 1947 तक संविधान सभा की द्वितीय बैठक हुई। और इस द्वितीय बैठक के दौरान जो है आपको 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया। संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया, और संविधान सभा ने जब उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया, तो यही उद्देश्य प्रस्ताव कालांतर में जाकर भारतीय संविधान की प्रस्तावना बनी। यही उद्देश्य प्रस्ताव कालांतर में जाकर क्या बना? भारतीय संविधान का प्रस्तावना। भारतीय संविधान का प्रस्तावना बना। भारतीय संविधान का प्रस्तावना, समझ गए, प्रस्तावना बना। अब देखिएगा, है अगर लाइट कट रहा है, जनरेटर चालू करके छोड़ दीजिए, ठीक है। कहिए जनरेटर चालू करके छोड़ देगा, झूठ मूठ का, बार बार लाइट कट रहा है। ठीक है, कहां गए जी?
ठीक है, कई जनरेटर चालू करके छोड़ देगा 2 घंटा तक। अब बार बार लाइट कट रहा है, झूठ मूठ का, एक बार आ रहा है एक बार जा रहा है। चलिए अब सुनिएगा। तो ये हुई आपको, विद्यार्थी के दिमाग में ये होता है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर, द्वितीय बैठक 11 दिसंबर, तृतीय बैठक 13 दिसंबर। ऐसे बैठक करवाइएगा तो 500 बैठक हो जाएगा। तो बैठक ऐसे नहीं हुआ है जैसे आप सोचते हैं, तो आपको अपने सोचने का तरीका बदलना होगा, समझ गए। और 9 दिसंबर 1946 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक की हम बात कर रहे हैं। 9 दिसंबर 1946 से 26 नवंबर 1949, जब तक भारत के संविधान बनकर तैयार हुए थे। इस बीच में संविधान सभा की टोटल 11 बैठक हुई है, टोटल 11 बैठक हुई है। और इसमें प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 से 23 दिसंबर 1946। इस बैठक के दौरान संविधान सभा के समक्ष जो है उद्देश्य प्रस्ताव पंडित नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को रखा, जिस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा की द्वितीय बैठक के दौरान 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने स्वीकार किया। और यही उद्देश्य प्रस्ताव जाकर भारतीय संविधान का क्या बना? प्रस्तावना। भारतीय संविधान का प्रस्तावना बना, प्रस्तावना। अब अगर हम भारतीय संविधान के प्रस्तावना को देखें तो भारतीय संविधान के प्रस्तावना के ऊपर कई देशों का प्रभाव पड़ा है। भारतीय संविधान के प्रस्तावना के ऊपर मूलतः 4 देश का प्रभाव पड़ा है। 4 देश का प्रभाव पड़ा है। जो 4 देश का प्रभाव पड़ा है उसमें पहला है अमेरिका। अमेरिका है। अब अमेरिका का प्रभाव कैसे पड़ा? अमेरिका का प्रभाव इस रूप में पड़ा कि विश्व का जो पहला देश है वो अमेरिका है, जिसने अपने संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया। और भारत उन्हीं देशों में शामिल है जिसने अमेरिका का अनुसरण करते हुए भारत के संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया। भारत के संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया। तो विश्व का प्रथम देश अमेरिका है जिसने अपने संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया, और उसी का अनुसरण करते हुए विश्व के अन्य देशों ने अपने संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया। और भारत भी उन्हीं देशों में शामिल है जिसने अमेरिका का अनुसरण करते हुए अपने संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया। इस रूप में अमेरिका का प्रभाव पड़ा है। फिर दूसरा अगर हम देखें तो दूसरा है ऑस्ट्रेलिया। हमारे संविधान के प्रस्तावना की जो भाषा है, हमारे संविधान की प्रस्तावना की भाषा, हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य ये बनाने की बात की गई है। तो भाषा के लिए भारत का संविधान अमेरिका से प्रभावित है, ऑस्ट्रेलिया से प्रभावित है। तो अगर हम भाषा के दृष्टिकोण से देखें तो भाषा के दृष्टिकोण से जो है भारत का संविधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रभावित है। फिर अगर हम तीसरा देश देखें तो तीसरा देश है आपको रूस। तीसरा देश आपको कौन है? रूस। तीसरा देश आपको रूस है। अब अगर रूस को हम देखें तो रूस के भीतर आपको 1917 ईस्वी में एक क्रांति हुई थी जिसे हम लोग रूसी क्रांति कहते हैं। रूसी क्रांति 1917 के दौरान सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय और आर्थिक न्याय का नारा दिया गया था। और जब भारतीय संविधान के प्रस्तावना को लिखा जा रहा था तो संविधान के प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को शामिल किया गया। सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय को शामिल किया गया। तो हमारे संविधान के प्रस्तावना में जो राजनीतिक न्याय की बात है, हमारे संविधान के प्रस्तावना में जो आर्थिक न्याय की बात है, हमारे संविधान के प्रस्तावना में जो सामाजिक न्याय की बात है, ये तीनों प्रकार के न्याय की जो बात हमारे संविधान की प्रस्तावना में है, ये रूसी क्रांति से लिया गया है। अर्थात हमारा प्रस्तावना रूसी क्रांति से यानी रूस से भी प्रभावित है। फिर जब आप आगे बढ़ेंगे तो हमारे संविधान की प्रस्तावना फ्रांस से प्रभावित है। फ्रांस से कैसे प्रभावित है?
जैसे रूस के भीतर रूसी क्रांति हुई थी, उसी प्रकार से फ्रांस के भीतर फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। और फ्रांस के भीतर फ्रांसीसी क्रांति 1789 से लेकर के 1799 के बीच हुआ था। और इस फ्रांसीसी क्रांति के बाद ही फ्रांस में नेपोलियन का उदय हुआ था। फ्रांस में इस फ्रांसीसी क्रांति के बाद ही नेपोलियन का उदय हुआ था। और इस फ्रांसीसी क्रांति के दौरान ही स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा दिया गया था। स्वतंत्रता का नारा दिया गया था, स्वतंत्रता के बाद समानता का नारा दिया गया था, और समानता के बाद जो है आपको बंधुत्व का नारा दिया गया था। समानता के बाद जो है आपको बंधुत्व का नारा दिया गया था। ये तीन नारे जो है आपको फ्रांसीसी क्रांति के दौरान आपको दिए गए थे। और जब आप भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पढ़ेंगे तो उसमें आपको स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा जो है देखने को मिलेगा। ये सब चीज संविधान की प्रस्तावना में आपको देखने को मिलेगा। प्रस्तावना लगाए हैं, लगाए हुए हैं, देखिए, अगर लगाए हैं देखिए, यह है भारतीय संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना। आप भारतीय संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना को पढ़िए। हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभुत्व, संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, देखिए यहां पर न्याय है, और न्याय में सामाजिक न्याय 1, आर्थिक न्याय 2, राजनीतिक न्याय 3, ये 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। फिर आपको स्वतंत्रता, यहां स्वतंत्रता है तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो विचार 1, अभिव्यक्ति 2, विश्वास 3, धर्म 4 और उपासना 5, ये 5 प्रकार के स्वतंत्रता की बात की गई है। फिर प्रतिष्ठा और अवसर की समता, समता या समानता, तो एक प्रतिष्ठा की समता है और दूसरा अवसर की समता है। और यहां बंधुता है, एक बंधुता, एक भाईचारा स्थापित करने की बात की गई है। तो संविधान की प्रस्तावना में आप न्याय शब्द देख सकते हैं, 3 प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता 5 प्रकार का, समता 2 प्रकार का और बंधुत्व 1 प्रकार का, बंधुत्व 1 प्रकार का आप देख सकते हैं। तो जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसमें आपने राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक न्याय देखा, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व देखा। तो ये सब आप देख सकते हैं कि न्याय रूस से, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व फ्रांस से। इस रूप में हम यह बात कह सकते हैं कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वह मूलतः कितने देशों से प्रभावित है? 4 देश। कितने देशों से प्रभावित है? 4 देश। 4 देश से प्रभावित है। तो यह बात हुआ। इसके बाद अब देखिएगा प्रस्तावना। प्रस्तावना को लेकर बहुत सारी बातें हैं, जिसमें कि एक काफी विवाद का विषय रहा है कि प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं है। जो प्रस्तावना है वह संविधान का अंग है या नहीं है। कभी सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का अंग बताया, कभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। और जब हमारे देश का संविधान लागू हो रहा था, मतलब जब भारत का संविधान लागू हो रहा था, तो संविधान जब लागू किया जा रहा था तो उहापोह की स्थिति बनी हुई थी कि प्रस्तावना को लागू किया जाए या नहीं किया जाए। लेकिन अंततः संविधान सभा ने यह निर्णय किया कि प्रस्तावना को लागू किया जाए, और अंतिम रूप से प्रस्तावना को लागू किया गया। अंतिम में अंततः प्रस्तावना को लागू किया गया। और जब प्रस्तावना लागू हुए थे तो यह मान्यता थी कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, प्रस्तावना संविधान का अंग है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट 1960 में आया। 1960 में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया, बेरुवारी केस। बेरुवारी केस में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट 1960 में आया। 1960 में बेरुवारी केस में जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है।
और प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, इसी वजह से संसद इसमें संशोधन नहीं कर सकती है। संसद इसमें संशोधन नहीं कर सकती है। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, संसद सिर्फ और सिर्फ संविधान में शामिल प्रावधान का संशोधन कर सकती है। वैसे प्रावधान जो भारत के संविधान में शामिल है, जो भारत के संविधान का अंग है, उसे संसद संशोधन कर सकती है, और जो संविधान का अंग नहीं है उसमें संसद संशोधन नहीं कर सकती है। तो बेरुवारीवाद में सुप्रीम कोर्ट यह कह रहा है कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। और जब बेरुवारीवाद में सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि अंग नहीं है, तो संसद को इसमें संशोधन करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। संसद को इसमें संशोधन करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। इसके बाद आपको 1967 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया गोलकनाथ केस में। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद केस में। गोलकनाथ केस में 1967 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, और इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा, प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। प्रस्तावना संविधान की आत्मा है और यह अपरिवर्तनीय है। प्रस्तावना संविधान की आत्मा है और यह अपरिवर्तनीय है। फिर आपको 1973 में सुप्रीम कोर्ट का एक अगला जजमेंट आया केशवानंद भारती केस में। केशवानंद भारतीवाद, केशवानंद भारतीवाद 1973। केशवानंद भारतीवाद 1973 में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया, और सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने सभी जजमेंट को पलट दिया। यानी बेरुवारीवाद में जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, गोलकनाथवाद में जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये सभी जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट पलट दिया। और इस सभी जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट पलटते हुए यह कहा कि जो आपको प्रस्तावना है वह संविधान का अंग है। प्रस्तावना है वह संविधान का अंग है, और इसलिए संसद उसमें संशोधन कर सकती है। संसद उसमें संशोधन कर सकती है। संसद उसमें संशोधन कर सकती है। यह चीज है। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, अलग अलग जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को लेकर जो अलग अलग प्रकार की बात कही है, इसको आपको क्लियर वे में याद रखना है। यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। और 1973 के केशवानंद भारती केस में जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है और संसद उसमें संशोधन कर सकती है, तब से लेकर आज तक यही मान्यता है कि प्रस्तावना संविधान का अंग है और संसद उसमें संशोधन कर सकती है। संसद उसमें संशोधन कर सकती है। यह चीज आज भी लागू है। आज भी प्रस्तावना को संविधान का अंग माना जाता है। अब देखिएगा, 1973 में जब यह स्पष्ट हो गया कि जो है प्रस्तावना संविधान का अंग है, तो आपको भारत की प्रधानमंत्री हुआ करती थी 1970 के दशक में। 1970 के दशक का मतलब हुआ 1970 से 1980। 1970 के दशक में भारत की प्रधानमंत्री हुआ करती थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के द्वारा 1975 ईस्वी में नेशनल इमरजेंसी लागू की गई थी। 1975 ईस्वी में नेशनल इमरजेंसी लागू की गई थी, और इस घटना को इंदिरा गांधी के चरित्र पर एक काला धब्बा के समान देखा जाता है। इंदिरा गांधी जब 1975 में नेशनल इमरजेंसी राष्ट्रीय आपातकाल लागू की, तो फिर इंदिरा गांधी ने सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में एक 12 सदस्यीय कमेटी का गठन किया और कहा कि आप नागरिकों के कर्तव्य को डिसाइड कीजिए कि नागरिकों के कौन कौन से कर्तव्य होने चाहिए और भारतीय संविधान में कहां कहां संशोधन किया जा सकता है, कौन कौन परिवर्तन भारत के संविधान में किए जा सकते हैं।
ये सिफारिश आप कीजिए। इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा जो सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में 12 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया था, उस कमेटी को सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी कहते हैं और इस कमेटी के अध्यक्ष थे सरदार स्वर्ण सिंह। सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी ने कई प्रकार की सिफारिश की, सैकड़ों की संख्या में सिफारिश की और सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी ने अपनी सिफारिश में यह भी कहा कि प्रस्तावना में भी संशोधन किया जाए, प्रस्तावना में भी संशोधन किया जाए। और इस कमेटी ने यह कहा कि प्रस्तावना में संशोधन किया जाए और प्रस्तावना में संशोधन करके 3 नए शब्द जोड़ा जाए, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, अखंडता, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा जाए। इस कमेटी ने ही सिफारिश किया था और इसी कमेटी के सिफारिश पर इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा 42वां संविधान संशोधन किया गया, 42वां संविधान संशोधन किया गया और 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया और इस संविधान संशोधन के तहत संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया। और संविधान लागू होने से आज तक, यानी 1950 से लेकर आज तक, 1950 से लेकर आज तक की स्थिति को हम देखें तो आपको यह मिलेगा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आज तक सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है, आज तक सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है। और जो आज तक सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है वह 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत हुआ है और 3 नए शब्द जोड़े गए हैं, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। तो एक चीज आप थोड़ा कॉमन सेंस लगाइएगा कि समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया तो कहीं ना कहीं हमारे मूल संविधान की जो प्रस्तावना होगी, मूल संविधान उस संविधान को कहा जाता है जो संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू हुआ था उसी को मूल संविधान कहा जाता है। कहीं ना कहीं मूल संविधान के प्रस्तावना में ये 3 शब्द नहीं होंगे तब तो इसे जोड़ा गया है। अगर मूल संविधान के प्रस्तावना में ये 3 शब्द होते तो फिर क्या 42वां संविधान संशोधन करके ये 3 शब्द को जोड़ा जाता? नहीं जोड़ा जाता, नहीं जोड़ा जाता। मतलब यह स्पष्ट करता है कि 1950 में जो हमारा संविधान लागू हुआ था उसके प्रस्तावना में जो है आपको समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द नहीं था। समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द नहीं था। अब जब ये सब शब्द आपको नहीं था, ये सब शब्द जो है आपको कब जोड़ा गया है? 1976 में। कब जोड़ा गया है? 1976 में। अब आपसे अगर पूछा जाए कि मूल संविधान के अंतर्गत भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत को कैसा राष्ट्र घोषित करता है, तो मूल संविधान के प्रस्तावना के अंतर्गत भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत को संप्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित करता है। संप्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित करता है। तो अगर हम मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान के अंतर्गत जो आपको प्रस्तावना है, मूल संविधान के अंतर्गत जो प्रस्तावना है वह भारत को संप्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित करता है। लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित करता है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित करता है। लेकिन अगर हम आज के संविधान की प्रस्तावना को देखें तो आज के संविधान का जो प्रस्तावना है वह भारत को संप्रभुत्व संपन्न
वह भारत को संप्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य घोषित करता है। तो वर्तमान भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हम देखें तो वर्तमान में जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, वर्तमान में जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है वह भारत को एक संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित करता है। लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित करता है। ये जो 5 शब्द है, इन 5 शब्दों के क्रम को आपको याद रखना है कि पहले कौन है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है। यूपीएससी का क्वेश्चन बैंक देखेंगे, बीपीएससी का क्वेश्चन बैंक देखेंगे, लगभग हर परीक्षा में ये 5 शब्दों का क्रम आपसे पूछ दिया गया है। इसको याद रखने का ट्रिक है SSP-LG। पहला एस से संप्रभुत्व संपन्न, दूसरा एस से समाजवाद, पी से पंथ निरपेक्ष, एल से लोकतंत्र, जी से गणराज्य। अब 2 एस है तो पहले संप्रभुत्व संपन्न या पहले समाजवाद। तो इसको याद रखने का तरीका यह है कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो समाजवाद शब्द है, समाजवाद शब्द मूल संविधान की प्रस्तावना में नहीं था, बल्कि जो समाजवाद शब्द है 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। तो स्वाभाविक सी बात है कि समाजवाद को बाद में रखा गया होगा। तो मतलब दूसरा एस से समाजवाद होता है, जबकि पहला एस से क्या होता है, संप्रभुत्व संपन्न। पहला एस से संप्रभुत्व संपन्न और दूसरा एस से क्या होता है, समाजवाद। दूसरा एस से आपको समाजवाद होता है। तो इसको आप याद रखिएगा। अब देखिएगा भारतीय संविधान की प्रस्तावना। जब आप भारतीय संविधान के प्रस्तावना पर आएंगे तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना हमें कुछ जानकारी प्रदान करता है। जब आप पूरे के पूरे प्रस्तावना को पढ़ेंगे तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना कुछ जानकारी प्रदान करता है। सबसे पहले भारतीय संविधान की प्रस्तावना को जब आप पूर्ण रूपेण पढ़ेंगे तो प्रस्तावना आपको यह जानकारी प्रदान करता है कि भारत कैसा गणराज्य है, भारत कैसा गणराज्य है, भारत कैसा गणराज्य है। तो भारत कैसा गणराज्य है, तो आप देख सकते हैं कि भारत संप्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य है। तो प्रस्तावना हमें भारत के प्रकृति, कैसा गणराज्य है मतलब भारत की प्रकृति कैसी है, भारत का नेचर कैसा है, भारत कैसा देश है। तो भारत कैसा देश है, भारत की प्रकृति के विषय में बताता है। और प्रस्तावना यह कहता है कि जो भारत है यह संप्रभुत्व संपन्न देश है, संप्रभुत्व संपन्न देश है। आगे अर्थ समझाएंगे, चिंता नहीं करना है। भारत समाजवादी विचारधारा वाला देश है। भारत पंथ निरपेक्ष देश है, भारत पंथ निरपेक्ष देश है। और भारत लोकतंत्रात्मक देश है, भारत लोकतंत्रात्मक देश है। यह जानकारी हमें प्रस्तावना देता है। तो भारतीय राज्य की प्रकृति क्या है, भारत की प्रकृति क्या है, यह जानकारी हमें प्रस्तावना देता है। फिर जब आप आगे पढ़िएगा तो आपको मिलेगा गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म की उपासना, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए, मतलब भारत सरकार भारत के लोगों को क्या प्राप्त कराना चाहता है। तो भारत सरकार भारत के लोगों के बीच न्याय, स्वतंत्रता और समानता स्थापित करना चाहता है। तो प्रस्तावना ही हमें यह जानकारी प्रदान करता है कि भारत सरकार भारत के नागरिकों के बीच क्या स्थापित करना चाहता है। तो भारत सरकार भारत के नागरिकों के बीच
न्याय स्थापित करना चाहता है, स्वतंत्रता स्थापित करना चाहता है और समानता स्थापित करना चाहता है। इसके अलावा जब आगे बढ़ेंगे तो तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, मतलब भारत सरकार न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व स्थापित करना चाहता है। क्या स्थापित करना चाहता है? बंधुत्व स्थापित करना चाहता है, मतलब भाईचारा स्थापित करना चाहता है। यह भी जानकारी हमें प्रस्तावना से मिलती है। फिर आगे जब आप पढ़ेंगे तो दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में, यहां पे गौर कीजिएगा, संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। मतलब प्रस्तावना से यह भी स्पष्ट होता है कि, प्रस्तावना से जो है आपको यह भी स्पष्ट होता है कि जो संविधान है उस संविधान को स्वीकार संविधान सभा ने किया है। संविधान को स्वीकार किसने किया है? संविधान सभा ने। और इसके अलावा किस तिथि को स्वीकार किया गया है यह भी जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो संविधान सभा ने संविधान को स्वीकार 26 नवंबर 1949 को किया है। 26 नवंबर 1949 को किया है। तो मूल तौर पर अगर आप पूरे के पूरे प्रस्तावना को पढ़ेंगे तो पूरा का पूरा प्रस्तावना 4 प्रकार की जानकारी देता है। पहला, भारतीय राज्य की प्रकृति क्या है? तो भारतीय राज्य की प्रकृति संप्रभुत्व, संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। दूसरा, भारत सरकार भारत के लोगों के बीच क्या स्थापित करना चाहता है? तो भारत सरकार भारत के लोगों के बीच न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व स्थापित करना चाहता है। तीसरा, इस संविधान को स्वीकार किसने किया है? तो संविधान को स्वीकार संविधान सभा ने किया। और कब किया है? तो 26 नवंबर 1949 को किया है। तो यह तमाम जानकारी हमें भारतीय संविधान की प्रस्तावना से प्राप्त होती है। अब देखिए, जैसे कुछ भी होता है, जैसे राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं तो उस पर हर लोग अपना अलग अलग टिप्पणी कर रहा है। मोदी जी राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिए हैं तो हर लोग अपना अपना टीका टिप्पणी कर रहा है। तो वैसे ही जब भारतीय संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया गया था तो प्रस्तावना के ऊपर अलग अलग विद्वानों के द्वारा टीका टिप्पणी की गई। अलग अलग विद्वानों ने प्रस्तावना पर अलग अलग प्रकार की टीका टिप्पणी की। तो अलग अलग विद्वानों ने प्रस्तावना पर जो अलग अलग प्रकार की टीका टिप्पणी की है उसमें एक विद्वान है, उसका नाम है N.A. पालकीवाला। N.A. पालकीवाला। अगर हम N.A. पालकीवाला की बात करें तो जो आपको N.A. पालकीवाला है, इन्होंने प्रस्तावना को लेकर यह कहा है कि यह भारतीय संविधान का परिचय पत्र है। यह भारतीय संविधान का परिचय पत्र है, आइडेंटिटी कार्ड है। जैसे आपके पास अपना एक वोटर आईडी कार्ड होगा, आधार कार्ड होगा, तो जो वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड है वो आपका परिचय पत्र है। उसमें देखिए कितना कम बात लिखा होता है। आपका नाम लिखा होता है, आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा होता है, आपके पिता का नाम लिखा होता है और आपके जिला, गांव और आपका पिन कोड लिखा होता है। यही ना 3-4-5 बात लिखा होता है, यही 3-4-5 बात लिखा होता है। लेकिन वो 3-4-5 बात के आधार पर आपके पूरे इतिहास, आपके पूरे भूगोल, आपके पूरे राजनीतिक व्यवस्था, आपका पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी खोला जा सकता है। मात्र ये 3-4-5 बात जो आधार कार्ड या आइडेंटिटी कार्ड पे लिखा होता है,
क्या वहां से आपके घर नहीं जाया जा सकता? उसको देख करके आपके घर जाया जा सकता है? निश्चित तौर पे जाया जा सकता है। और आपके घर के लोगों से आपके विषय में हर प्रकार की जानकारी प्राप्त की जा सकती है, निश्चित प्राप्त की जा सकती है। और जब आपके घर कोई चला जाएगा तो आपका तो सब चीज खुल जाएगा कि आप बचपन से लेकर के अभी तक क्या किए, क्या नहीं किए, क्या बुरा किए, क्या अच्छा किए। आपके समाज के लोग बता देंगे, आपके परिवार के लोग तो सिर्फ आपकी अच्छाई करेंगे, लेकिन आपके आस पड़ोस के लोग जो है आपका पूरा का पूरा पिटारा खोल करके रख देंगे कि आपका क्या चाल चरित्र रहा है। समझ गए? तो जैसे एक परिचय पत्र में कम बात लिखा होता है, लेकिन वो एक इंसान के पूरे जीवन को बता सकता है, वैसे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भले ही गिना चुना हुआ चीज लिखा हुआ हो, लेकिन जब उसका ऑपरेशन किया जाता है तो फिर प्रस्तावना पूरे संविधान को खोल के रख देता है। प्रस्तावना पूरे संविधान को खोल के रख देता है, ऐसा एन.ए. पालकीवाला का कहना था। फिर आपको एक अंग्रेज विद्वान है अर्नेस्ट बार्कर। अर्नेस्ट बार्कर की हम बात करें तो अर्नेस्ट बार्कर ने यह कहा कि जो प्रस्तावना है यह कुंजी नोट है। प्रस्तावना है यह क्या है? कुंजी नोट है। कुंजी नोट है, की पॉइंट है, मेन पॉइंट है। जैसे आप किसी भी चैप्टर को पढ़ने के लिए उठाते हैं, उस पूरे चैप्टर को पढ़ते हैं, लेकिन पूरे चैप्टर की बातों को याद रखना नहीं होता है, बल्कि क्वेश्चन बैंक देख करके आप यह डिसाइड कर पाते हैं कि हां इस चैप्टर में यह पॉइंट याद रखना है और यह याद नहीं रखना है। तो जो आपको लगता है याद रखना है वो आप याद रखते हैं, उसको अलग से नोट डाउन कर लेते हैं कॉपी में। जो लगता है कि हमको नहीं याद रखना है उसको आप अलग से नोट डाउन नहीं करते हैं, अलग से नोट डाउन नहीं करते हैं। तो अर्नेस्ट बार्कर का मानना था कि भारतीय संविधान के जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट है, महत्वपूर्ण बिंदु है, महत्वपूर्ण प्रावधान है, उस सब चीज को प्रस्तावना में जो है रख दिया गया है। तो कुंजी नोट बताया है अर्नेस्ट बार्कर ने। फिर भारत के सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पढ़कर यह कहा कि यह तो वैसा ही है जैसे अमेरिका के स्वतंत्रता का घोषणा पत्र है। देखिए, जैसे हमारा देश भारत गुलाम रहा है ब्रिटेन का, वैसे ही अमेरिका भी ब्रिटेन का गुलाम रहा है। जैसे भारत में भारत की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी गई, वैसे अमेरिका में अमेरिका की स्वतंत्रता के लिए भी लड़ाई लड़ी गई, और अंततः ब्रिटिश उपनिवेश अमेरिका से स्वतंत्र हुए और एक घोषणा पत्र जो है ब्रिटिश उपनिवेश के द्वारा अमेरिका को स्वतंत्र करते हुए दिया गया था। उसमें भी हमारे संविधान के प्रस्तावना के जैसी ही बातें की गई थी। उसी को ध्यान में रखते हुए मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने यह कहा कि हमारे संविधान की प्रस्तावना अमेरिका के स्वतंत्रता के घोषणा पत्र के समान है। तो संविधान की प्रस्तावना की तुलना अमेरिका के स्वतंत्रता के घोषणा पत्र से, अमेरिका के स्वतंत्रता के घोषणा पत्र से, अमेरिका के स्वतंत्रता के घोषणा पत्र से मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने किया है, मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने किया है। अब देखिएगा, इसके अलावा एक विद्वान है, उसका नाम है आपको सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने यह कहा है कि यह हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है, यह हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है, सपनों का विचार है। मतलब इनका कहना यह था कि जब हम लंबे अवधि तक सोचे तो हमने भारत को संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने का सपना देखा। यानी हम सभी
संविधान निर्माण करने वाले सदस्य भारत को कैसा बनाना चाहते हैं। जैसे आप सपना देखते हैं ना जी, आप सपना देखते हैं कि हाँ हम ये करेंगे, वो करेंगे, फलना करेंगे, चिलना करेंगे, ढमकाना करेंगे, समझ गए। तो उसी प्रकार से संविधान सभा के सदस्य भारत को कैसा बनाना चाहते थे, संविधान सभा के सदस्यों के अनुरूप भारत कैसा हो, भारत कैसा हो। तो यह स्टेटमेंट प्रस्तावना को लेकर सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के द्वारा दिया गया है। फिर एक विद्वान हुआ करते थे, उनका नाम था के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी, के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी संविधान सभा के सदस्य भी हुआ करते थे। के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना को लेकर यह कहा है कि यह हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है, संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है, भविष्य फल है। तो प्रस्तावना को लेकर के अलग अलग विद्वानों के द्वारा अलग अलग प्रकार की टीका टिप्पणी की गई है, अलग अलग प्रकार की टीका टिप्पणी की गई है। और जो अलग अलग प्रकार की टीका टिप्पणी की गई है, इसमें सर अल्लादी कृष्ण स्वामी का स्टेटमेंट और के.एम. मुंशी का ये स्टेटमेंट, इन दोनों का स्टेटमेंट आप निश्चित तौर पे याद रखेंगे। आपके परीक्षा में मूलतः इन दोनों का ही स्टेटमेंट पूछा जाता है। ये तो प्रस्तावना को लेकर जो अलग अलग विद्वानों की अपनी अपनी राय थी, उस राय को विद्वानों ने स्पष्ट किया है। अब प्रस्तावना को हम देखें तो प्रस्तावना में जो ये 5 शब्द है, संप्रभुत्व संपन्न, प्रस्तावना में जो ये 5 शब्द है, संप्रभुत्व संपन्न हो गया, समाजवाद हो गया, पंथ निरपेक्ष हो गया, लोकतंत्र हो गया, गणराज्य हो गया। ये जो 5 शब्द है, इन 5 शब्दों के अर्थों को हमें समझने की जरूरत है। और ये 5 शब्द के अर्थ आपसे आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। खास तौर पर पंथ निरपेक्ष शब्द का अर्थ, संप्रभुत्व संपन्न शब्द का अर्थ और गणराज्य शब्द का अर्थ, ये 3 शब्दों के अर्थ ऐसे हैं, बीपीएससी का क्वेश्चन बैंक पलट करके देखिए, आपसे पूछा गया है। कभी गणराज्य का अर्थ पूछ दिया गया है, कभी संप्रभुत्व संपन्न का अर्थ पूछ दिया गया है, और फिर कभी जो है आपको पंथ निरपेक्ष का अर्थ पूछ दिया गया है। तो अब संप्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या होता है, संप्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या होता है, इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, संप्रभुत्व संपन्न, वैसा देश या वैसा राष्ट्र, वैसा देश या वैसा राष्ट्र जिसके नीति निर्माण में ना तो आंतरिक तौर पर ना बाह्य तौर पर, ना तो आंतरिक तौर पर ना बाह्य तौर पर किसी दूसरे देश का हस्तक्षेप होता हो, उसी देश को संप्रभुत्व संपन्न राष्ट्र कहा जाता है। जैसे भारत 1947 ईस्वी में आजादी मिलने के बाद संप्रभुत्व संपन्न राष्ट्र बना। उसके बाद भारत के लिए विधि का निर्माण, भारत के लिए नीति का निर्माण भारत सरकार स्वयं करना प्रारंभ कर दिया। लेकिन 1947 से पहले भारत संप्रभुत्व संपन्न राष्ट्र नहीं हुआ करता था, क्योंकि भारत के लिए कानून का निर्माण भारत की सरकार नहीं कर रही थी, बल्कि भारत के लिए कानून का निर्माण और नीति का निर्माण ब्रिटेन की सरकार कर रही थी, ब्रिटेन की सरकार कर रही थी। और भारत ब्रिटेन की संसद द्वारा बनाए गए कानून, ब्रिटेन की संसद द्वारा निर्धारित नीति के तहत भारत चला करता था, निर्धारित नीति के तहत भारत चला करता था। इसी वजह से 1947 से पहले भारत संप्रभुत्व संपन्न राष्ट्र नहीं था। लेकिन आज के डेट में भारत एक संप्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है। और आज के डेट में भारत एक संप्रभुत्व संपन्न राष्ट्र इस वजह से है, कह सकते हैं, क्योंकि भारत आंतरिक तौर पर और बाह्य तौर पर दोनों रूप में अपने नीति के निर्माण को लेकर, दोनों रूप में अपने नीति के निर्माण को लेकर जो है भारत स्वतंत्र है। भारत के नीति निर्माण में ना अमेरिका का दबाव रहता है, ना रसिया का दबाव रहता है, ना किसी अन्य देश का दबाव रहता है। ये हो गया। फिर आगे है आपको समाजवाद। समाजवाद, समाजवाद एक प्रकार की विचारधारा है, और समाजवाद का अर्थ होता है
समाज के बीच समानता स्थापित करना, समाज के बीच सामाजिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर, सांस्कृतिक स्तर पर, हर स्तर पर समानता स्थापित करना ही समाजवाद का लक्ष्य होता है। हर स्तर पर समानता स्थापित करना ही समाजवाद का लक्ष्य होता है। और समाजवाद कई प्रकार के होते हैं। एक आपको गांधीवादी समाजवाद है, एक मार्क्सवादी समाजवाद है, एक लोकतांत्रिक समाजवाद है। तो भारत समाजवाद के अंतर्गत किस प्रकार का समाजवाद वाला देश है? तो भारत एक लोकतांत्रिक समाजवाद वाला देश है। भारत एक लोकतांत्रिक समाजवाद वाला देश है। भारत में लोकतांत्रिक तरीका से समाजवाद की स्थापना की गई है और करने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि भारत में और लोकतांत्रिक तरीका से अमीर व्यक्ति से धन ले लिया, वो गरीब में बांट दिया। भारत में क्या ऐसा हुआ है? नहीं हुआ है और न कभी ऐसा होगा। तो भारत एक लोकतांत्रिक समाजवाद वाला देश है। आगे है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का अर्थ होता है धर्म का राजनीति से अलग, धर्म का राजनीति से अलग। धर्म अलग मुद्दा है और राजनीति अलग मुद्दा है। लेकिन सामान्य तौर पर पंथ निरपेक्ष को लेकर हम यह परिभाषा देते हैं कि पंथ निरपेक्ष राष्ट्र उस राष्ट्र को कहा जाता है जिस राष्ट्र में सभी धर्म के लोग रहते हो। जिस राष्ट्र में सभी धर्म के लोग रहते हो उसी को पंथ निरपेक्ष राष्ट्र कहा जाता है। जैसे भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है क्योंकि भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी सभी धर्म के लोग रहते हैं। फिर पंथ निरपेक्ष राष्ट्र का दूसरा परिभाषा यह है कि भारत के भीतर भारत सरकार का अपना कोई धर्म नहीं है। वैसा देश या वैसा राष्ट्र जहां सरकार का अपना कोई धर्म नहीं होता है वह भी पंथ निरपेक्ष राष्ट्र कहलाता है। भारत सरकार का अपना कोई धर्म नहीं है। भारत सरकार किसी धर्म विशेष के द्वारा संचालित नहीं होता है। भारत सरकार किसी धर्म विशेष के द्वारा संचालित नहीं होता है। तो पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष का 2-3 परिभाषा आप याद रखिएगा। एक यह कि वैसा देश या वैसा राष्ट्र जहां सभी धर्मों के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हो। दूसरा, जहां सरकार का अपना कोई धर्म ना हो, जहां राजनीति अलग हो और धर्म अलग हो, दोनों अलग अलग हो। तो ये 2-3 परिभाषा आप याद रखेंगे। आगे है लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्र आप याद कीजिए, पिछले सेशन में जब हम क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे थे तो वहां पर लोकतंत्र को काफी विस्तार पूर्वक हमने आपको बताया था। कुछ याद हो रहा है? लोकतंत्र, अगर हम लोकतंत्र की बात करें तो लोकतंत्र का अंग्रेजी डेमोक्रेसी होता है और डेमोक्रेसी 2 शब्द डेमोस प्लस क्रेसिया, डेमोस प्लस क्रेसिया से मिलकर बना है। डेमोस का अर्थ होता है लोक, क्रेसिया का अर्थ होता है शासन। अर्थात डेमोक्रेसी का अर्थ होता है लोगों का शासन, लोगों का शासन। डेमोक्रेसी का अर्थ क्या होता है? लोगों का शासन। वैसी शासन प्रणाली जिसमें शक्ति का अंतिम स्रोत आम जनता होता है उसी को डेमोक्रेसी कहा जाता है। और डेमोक्रेसी को लेकर के अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने यह कहा है कि डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा शासन है। जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा शासन है। लोकतंत्र 2 प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र उस लोकतंत्र को कहा जाता है जिसमें प्रत्यक्ष तौर पर जनता कानून निर्माण में शासन प्रशासन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करता है, उसी को प्रत्यक्ष लोकतंत्र। इसका बेहतर उदाहरण है आपको स्विट्जरलैंड। और प्रत्यक्ष लोकतंत्र की कुछ विशेषता है, जैसे जनमत संग्रह हो गया, नया नया पहल हो गया, वापस बुलाने का अधिकार हो गया। ये सभी के सभी प्रत्यक्ष लोकतंत्र की विशेषता है। फिर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र उस लोकतंत्र को कहा जाता है जहां पर शासन प्रशासन और विधि के निर्माण में प्रत्यक्ष तौर पर जनता की हिस्सेदारी नहीं होती है, बल्कि जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि की हिस्सेदारी होती है। उसी को अप्रत्यक्ष लोकतंत्र वाला देश कहा जाता है। जैसे भारत, अमेरिका, कनाडा, चीन, इन सभी देशों में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र आपको देखने को मिलेगा। सीधा लोकतंत्र का मतलब कहिएगा जनता का शासन। गणराज्य
वैसे देश या वैसे राष्ट्र को कहा जाता है जहां के राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होते हैं। भारत एक गणराज्य है। भारत एक गणराज्य है, यह इस वजह से हम कह सकते हैं क्योंकि भारत के जो राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति हैं, भारत के राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति हैं और राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। भारत के राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति हैं और राष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं। इसी वजह से हम यह कह सकते हैं कि भारत क्या है, एक गणराज्य है। भारत क्या है, एक गणराज्य है। तो संप्रभुत्व संपन्न वैसे देश या वैसे राष्ट्र जिसके नीति निर्माण में बाह्य या आंतरिक तौर पर किसी दूसरे देश का हस्तक्षेप ना हो। संप्रभुत्व संपन्न समाजवाद, समानता स्थापित करना, समाज के भीतर राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक समानता स्थापित करना समाजवाद कहलाता है। पंथ निरपेक्ष, जिस राज्य या देश का अपना कोई धर्म ना हो, सभी धर्म के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हो, जहां धर्म अलग हो और राजनीति अलग हो, समझ गए। इसके बाद लोकतंत्र, जहां जनता का शासन हो, और गणराज्य वैसा राष्ट्र या वैसा देश जहां के राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होते हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, गणराज्य। तो ये जो 5 शब्द है, इन 5 शब्दों को आप निश्चित तौर पे याद रखिएगा। कुल मिलाकर के अगर आप देखेंगे तो प्रस्तावना से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण बातें थी परीक्षा के दृष्टिकोण से वह आपको समाप्त हो गया। तो अब नोट बंटवाइए, तो नोट बंटवाइए, नोट बंटवाइए। कहां है स्टाफ, सब कहां है? सब सो गया है क्या? हो ऑनलाइन वाले लोग जो है, नोट जो है आपको एप्लीकेशन पर दिया हुआ, आप अपना निकाल लीजिएगा। है ऊपर ले जाइए, नोट ऊपर भी ले जाइए। ऊपर में ले गए हैं, नहीं ले गए हैं? कहां थे आप लोग? अरे क्लासरूम सब घूमते रहते हैं कि नहीं घूमते रहते हैं? ये सब बात बोलना पड़ेगा। क्लासरूम सब घूमते रहिए, कहां क्या दिक्कत हो रहा है नहीं हो रहा है वो सब देखा कीजिए, ठीक है? ऊपर भेजिए, नोट भेजिए ऊपर। दीजिए ना जी, इधर बांटिए, ऊपर भी भेजिए। आ जाइए, ऊपर ले जाइए, ऊपर ले जाइए और नीचे भी भेज दीजिएगा, कुछ नीचे वाला क्लासरूम में दीजिए, कुछ इसको दीजिए, बांटेगा। ऊपर ले जाइए, ऊपर सबको मिलेगा, दीजिए, है दीजिए, इधर दीजिए, जाइए जाइए, उधर जाइए, माटिया आप किधर नहीं मिला? नहीं, नोट में ही बोला, नोट में नहीं लगा हुआ होगा। चलिए इधर भी देते जाइए, लड़की लोग को भी देते जाइए, दीजिए, उधर भी दीजिए, उधर भी बढ़ा दीजिएगा उड़ो में। क्या है, कौन चीज है, कौन चीज है वो, क्या है, क्या नंबर है? हाँ, ABC आंसर होगा, ABC आंसर होगा, ठीक है। उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं होता है, मतलब स्वयं अपने आप न्यायालय में लागू नहीं होता है, नहीं होता है, ठीक है, नहीं होता है, ठीक है। उद्देशिका को लागू करने के लिए जो है
न्यायालय में उसे रखा जाना आवश्यक है, तब वो लागू होगा, अदरवाइज लागू नहीं होगा। ठीक है, सही है ये। दूसरा, उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना चाहती है, बताती है ना कि जो है न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व स्थापित करना है। आगे, उद्देशिका उस स्रोत को इंगित करती है जहां से संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है। हम भारत के लोग भारत को, और अंतिम में अंगीकृत अधिनियमित आत्मार्पित करते हैं। तो ये कहता है कि ये संविधान भारत के लोगों ने बनाया है और भारत के लोगों ने इसे स्वीकार किया है, अपने ऊपर लागू किया है। तो स्रोत यानी प्राधिकार यानी शक्ति का स्रोत आम जनता है, भारत के लोग हैं। समझ गए? तो सब तो सही है क्या? हाँ, आगे बढ़ाना चाहती, हाँ ठीक तो है, आगे बढ़ाना चाहती है। भारत में जो है ये सब जितना है, जैसे कि अभी एक बात बताइए, क्या पूरा भारत में समानता है? नहीं है। उसको धीरे धीरे जो है सरकार राज्य के नीति निर्देशक तत्व को लागू करके जो है समानता स्थापित करने का सरकार के द्वारा प्रयास किया जाता रहा है ना, तो ठीक तो है। हल्ला मत कीजिए हीरो, सबको मिलेगा। अरे नहीं घटेगा, जितना स्टूडेंट का एडमिशन है उतना आया हुआ है। हल्ला मत कीजिए। किन्हीं के पास एक्स्ट्रा नोट नहीं ना है? एक्स्ट्रा नोट है, भेजिए। एक्स्ट्रा नोट किन्हीं के पास है तो दीजिए। लीजिए, ले जाइए, दीजिए पीछे में। पॉलिटी का भी नोट में लॉक लगा है सर। एक चैप्टर जो दिए हैं ये फ्री में जाकर के देखिए ना। ऑनलाइन बोलिए ना, क्या दिक्कत है? अरे नोट में अंकित एक चैप्टर के नोट में लॉक लगाए हुए हैं, आप अपलोड नहीं किए हैं? अच्छा ठीक है, फ्री करवा देंगे, ले लीजिएगा। एक चैप्टर करवा देंगे फ्री, हो जाएगा क्लास के बाद। क्लास ओवर हो गया है, नहीं हुआ है ओवर। ऊपर में मिलेगा, वेट कीजिए। कुछ लोग बोल रहा है लॉक लगा है, कुछ बोल रहा है नहीं लगा है। अगर लॉक लगा है तो हम ओपन करवा देंगे, नहीं लगा है तो भी ओपन करवा देंगे। चलिए, नोट मिल गया सबको? किसको किसको नहीं मिला है? पीछे वाले को नहीं मिला है? अच्छा ठीक है, आ जाएगा। ऊपर में बांट रहा है जी, ऊपर में दे रहा है ना। चलिए ठीक है, अब आइए यहां पे। ठीक है, विजय सिंह कहां गया? विजय सिंह अब नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, क्लास में सीधा है, पढ़ाना शुरू कर दे। ठीक है, सूचना कुछ भी नहीं दे। जितना आलतू फालतू लड़का रहेगा ना, फालतू कमेंट करेगा। हाँ, वो क्लास उलास नहीं करता है, उसको क्लास उलास से कोई लेना देना नहीं है। आएगा 2-4 को कमेंट करके भाग जाएगा। ठीक है, इसी सब विद्यार्थी को हम गलियाते हैं समय पढ़ने पर, जरूरत पड़ने पर। चलिए, हल्ला मत कीजिए। अब आइए यहां पे देखिए, आपके पास नोट है, हर चीज नोट में लिखा हुआ है, कोई भी ऐसा बात नहीं है जो नोट में नहीं है। तो आपको लिखने का एकदम कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, जिनको नोट नहीं मिला है आप इंतजार कीजिए, आपको नोट मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आइए, अब एक बार 1 सेकंड में याद कीजिए और फिर आगे बढ़ेंगे। आइए बोर्ड पे आइए, अब याद कीजिए, नोट उट को छोड़िए। ऑनलाइन सॉरी, ऊपर वाले लोग भी आइए, याद कीजिए, नोट आपको मिल जाएगा धीरे धीरे। है ऊपर वाले लोग हल्ला काहे कर रहे हैं? चलिए, संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा गया? 13 दिसंबर 1900। किसने रखा था? पंडित। इस उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कब किया गया? कब किया गया?
यही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में जाकर क्या बना? संविधान की प्रस्तावना पर कितने देशों का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। विश्व का प्रथम देश कौन है जिसने अपने संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया? कौन है? भारत किस देश का अनुसरण करते हुए अपने संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया? किसका अनुसरण करते हुए? भाषा के दृष्टिकोण से भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश से किससे? संविधान की प्रस्तावना में राजनीतिक आर्थिक न्याय कहां से लिया गया है? स्वतंत्रता समानता बंधुत्व। किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है? किसने कहा? और इसलिए संसद इसमें संशोधन नहीं कर। किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रस्तावना संविधान की आत्मा है और अपरिवर्तनीय है? किसने कहा है? गोलखनाथ। ये चीज नोट में नहीं लिखा हुआ है, स्टार मार के एक लाइन लिखिएगा तो ना है ये चीज, हम ही नोट लिखे हैं तो हमको पता है ना क्या नोट में है क्या न है। नीचे से स्टार मार के लिखिएगा। गोलखनाथवाद 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने गोलखनाथवाद 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने गोलखनाथवाद 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा। और यह भी कहा कि यह अपरिवर्तनीय है और यह भी कहा कि यह अपरिवर्तनीय है और यह भी कहा कि यह अपरिवर्तनीय है और यह भी कहा कि यह अपरिवर्तनीय है, यह अपरिवर्तनीय है। आप जो बोले हैं ना, कुछ किताब जो है ना उसका आंसर देता है ए और सी, जो हम बताएं वो सही है। ठीक है, आगे बताइएगा। किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रस्तावना संविधान का अंग है? केशवानंद भारती। इसलिए संसद उसमें संशोधन कर सकती। तो किस वाद में सुप्रीम कोर्ट कहा प्रस्तावना संविधान का अंग है? संसद उसमें संशोधन कर सकती है। चलिए इसके बाद आगे बताइएगा। प्रस्तावना में अभी तक संशोधन हुआ है? कितनी बार? कौन सा संविधान 42वां संविधान संशोधन 1976। अच्छा, कौन समिति के सिफारिश पर? सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। कितने नए शब्द जोड़ेगा? कितने नए शब्द? कौन कौन? समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। चलिए, मूल संविधान की प्रस्तावना भारत को कैसा घोषित करता? संप्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक और अच्छा, वर्तमान भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत को कैसा राष्ट्र घोषित कर? संप्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और तो वर्तमान संविधान की प्रस्तावना भारत को कैसा राष्ट्र घोषित करता? संप्रभुत्व संपन्न, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और ये 5 शब्दों के क्रम को याद रखने का ट्रिक क्या है? SSPLG। पहला एस से, दूसरा एस से, पी से, एल से, जी से। किसने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र का? प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र का? प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट कहा? प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट कहा? प्रस्तावना की तुलना अमेरिका के स्वतंत्रता के घोषणा पत्र से की? प्रस्तावना की तुलना अमेरिका के स्वतंत्रता के घोषणा पत्र से? यह हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है? यह हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है? यह हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है? यह हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है? के एम। चलिए इसके बाद आगे बताइएगा।
प्रस्तावना हमें भारतीय राज्य के प्रकृति के विषय में बताता है, हाँ या ना? भारत सरकार ने भारत के लोगों के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया है, यह बात बताता है। संविधान को स्वीकार संविधान सभा ने किया है, यह बात प्रस्तावना बताता है। और प्रस्तावना हमें यह भी बताता है कि संविधान सभा ने संविधान को स्वीकार कब किया है, क्या यह बात बताता है? कब स्वीकार संविधान सभा ने संविधान को किया? 26 नवंबर 1900। यह सब जानकारी हमें प्रस्तावना देता है या नहीं देता, हाँ या ना? प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात? न्याय कौन कौन न्याय है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक और कितने प्रकार के स्वतंत्रता की बात? कितने प्रकार की स्वतंत्रता? कौन कौन? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और कितने प्रकार के समता की बात? कौन कौन? प्रतिष्ठा और चलिए, इसके बाद वैसा देश या वैसे राष्ट्र जिसके नीति निर्माण में किसी दूसरे देश का हस्तक्षेप ना हो, वो कैसा राष्ट्र? संप्रभुत्व, समानता स्थापित करना, समानता स्थापित करना। वैसा देश या वैसा राष्ट्र जहां राजनीति अलग है, धर्म अलग है, कौन सा राष्ट्र कहलाता है? जहां सभी धर्मों के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हो, जहां सरकार का कोई धर्म ना हो, जहां शासन में शक्ति का अंतिम स्रोत आम जनता हो, क्या कहलाता है? लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक शासन कितने प्रकार का? कौन कौन? प्रत्यक्ष और भारत में कैसा लोकतंत्र? वैसा देश या वैसा राष्ट्र जहां के राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होता हो, क्या कहलाता है? भारत गणराज्य है, हाँ या ना? चलिए, तो खत्म हुआ। अब आगे आते हैं, क्वेश्चन बैंक पलटिए। क्वेश्चन बैंक लेके आए हैं ना? हाँ। संतोष यादव, PIL क्या है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, लोकहितवाद। समझ गए? ये लोकहितवाद क्या है? लोकहितवाद जब न्यायिक व्यवस्था पढ़ाएंगे ना तो वहां पर बताएंगे। एक लाइन में लोकहितवाद समझाना मुश्किल है, न्याय से संबंधित चीज है, अमेरिकी संविधान की मूल विशेषता है, अमेरिका से ही लिया गया है, ठीक है। एक लाइन में समझिए, अगर लोकहितवाद को एक लाइन में आप संतोष यादव समझना चाहते हैं तो आप समझ जाइए। देखिए, एक लाइन में समझने का मतलब यह है, मान लीजिए संतोष यादव को उसके पड़ोसी अमित यादव ने गोली मार दिया। संतोष यादव गरीब है, न्यायालय नहीं जा सकता है। अब मान लिया जाए संतोष यादव का परम मित्र है सुभाष यादव, तो संतोष यादव गरीब है, वो न्यायालय नहीं जा सकता है, तो उसका परम मित्र सुभाष यादव संतोष यादव के मामला को कोर्ट में उठाया। इसी को लोकहितवाद कहा जाता है। समझ गए? तो मतलब जिसका हित प्रभावित होता है वो स्वयं न्यायालय नहीं जा सकता है, तो उसके बदले जो कोई व्यक्ति या कोई संस्थान न्यायालय के शरण में जाता है, इसी को लोकहितवाद या जनहितवाद कहा जाता है। अब विशेष जब न्यायपालिका पढ़ाएंगे तो समझिएगा, ठीक है। चलिए, अब आइएगा, अब आगे आते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आप लोग पलट लीजिएगा, समझे? क्वेश्चन बैंक लेके आए हैं ना, तो काइन लेके आए हैं? हाँ, उधर नहीं मिला है जी, उधर पॉलिटी का नोट नहीं मिला है। वो लोग को दिलवाइए ना जी, अजीब बात करते हैं आप लोग, तो सर का दर्द हो जाते हैं भाई महाराज। कभी कभी मन करता है माथा फोड़ ले अपना। मिला जी? अब भी नहीं मिला है।
मिल गया, मारेंगे जाकर के मुंह तोड़ देंगे हम, ज्यादा बकबक कीजिएगा तो। मिल गया फिर भी बोल रहा है, बताइए। ठीक है, चलिए सुनिए अब सुन लीजिए। जो है क्लास जब आते हैं तो देखिए, आप ऑनलाइन पढ़ते हैं या ऑफलाइन पढ़ते हैं, अनुशासन बना करके रखिए, ठीक है। अनुशासन में नहीं रहते हैं, पढ़ाने में मन नहीं लगता है, ठीक है। विद्यार्थी सब जानते हैं आजकल का निर्लज, पतित, बेहया, निकम्मा हो गया है, समझे। एकदम जो पढ़ने लिखने वाला नहीं होता है ना, समझे, वही सब काम करता है। लेकिन क्या करें, मजबूरी है, डेमो देना मजबूरी है। अरे बच्चा देखेगा नहीं, बच्चा जानेगा नहीं, तो फिर क्लास कैसे परचेज करेगा। जानना भी तो जरूरी है, देखना भी तो जरूरी है, समझे। चलिए सुनिए, अब आगे आइए। एक बात कान खोल करके सुनिए, हम पागल न हैं, हमको पागल कुत्ता भी नहीं काटा है, ठीक है, कि क्लास में हम आपको समझा बुझा करके याद करवाते हैं। बहुत लोग को लगता है कि मास्टर पागल है, इसको पागल कुत्ता काटा है, हम मुंह में लड्डू लेके बैठे रहते हैं। तो अभी तक जीवन में ना याद हुआ है, ना याद होगा कभी। जब हम याद करवाए तो मुंह खोल करके याद कीजिए, समझ गए, ये बात कहना चाह रहे थे। और इसके बाद जो है क्लास का शेड्यूल अब जान लीजिए। इस वीक से तो क्लास रेगुलर हो गया है, क्लास का शेड्यूल जान लीजिए। क्या करें हमको आप लोग पागल करके रख दीजिएगा। जब तक पागल नहीं कीजिएगा तब तक छोड़िएगा थोड़े, समझे। क्लास शेड्यूल MWS, मंडे, वेडनेसडे, सैटरडे बायोलॉजी का क्लास होगा। बिट्टू सर पढ़ाएंगे, उनसे बेहतर कोई बायो ना पढ़ाया है न पढ़ा सकता है। TTF ज्योग्राफी का क्लास होगा, TTF ज्योग्राफी का क्लास होगा, हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए, एक चीज मेन मुद्दा यही था कि ज्योग्राफी का नोट नहीं तैयार था, इसी वजह से हमको पढ़ाना पड़ा, ठीक है। विद्यार्थी के डिमांड पर उतना ध्यान देंगे तो विद्यार्थी बहुते कुछ मांगता है। विद्यार्थी कहता है सब बैच फ्री ये कर दीजिए, तो पैसा कहां से कमाएंगे, समझे। पैसों तो कमाना है पापी पेट के कारण, समझे। चलिए, तो नोट नहीं बना था इसी वजह से, ठीक है। कल जो है, लेकिन विद्यार्थी का डिमांड भी था, ऐसा नहीं था कि नहीं था, ऐसा भी नहीं है, लेकिन वो डिमांड को निगलेक्ट किया जा सकता था। लेकिन सोचे विद्यार्थी का भी बात रह जाएगा और नोट भी तब तक में तैयार हो जाएगा, ठीक है। और अगली बात यह है कि कल फ्राइडे है, मतलब मेरा क्लास है, तो कल हम आपको जैसे आज प्रस्तावना खत्म कर दिए हैं, वैसे ही कल हम आपके लिए लेकर आएंगे पाषाण युग। और ध्यान दीजिएगा, जब हम पॉलिटी शुरू करेंगे तो प्रस्तावना नहीं पढ़ाएंगे दोबारा, आप भ्रम में मत रहिएगा, समझ गए, पढ़ा दिए हैं। और इतिहास का पहला चैप्टर होता है पाषाण युग। जब हम आपको इतिहास शुरू करते हैं तो यहीं से शुरू करते हैं, तो पाषाण युग पढ़ा देंगे। आप अपना देख भी लीजिएगा कि इतिहास भी मास्टर कैसा पढ़ाता है। ज्योग्राफी तो देख ही लिए हैं, पॉलिटी देख ही लिए हैं, आज इतिहास भी कल देख लीजिए अपना। तो इतिहास का कल भी आपको नोट मिल जाएगा, ठीक है। नोट जो है कल भी आपको मिल जाएगा, टाइपिंग हो रहा है वो भी, ठीक है। और इसके बाद जो है अगले वीक से सोमवार को बायोलॉजी पहला चैप्टर खत्म हो जाएगा, डेमो बंद हो जाएगा, और मंगलवार से सिलसिलेवार ढंग से आपका सिलेबस खत्म करेंगे। यानी ज्योग्राफी पढ़ाना शुरू किया, ज्योग्राफी ही पहले खत्म करेंगे, और ज्योग्राफी खत्म करेंगे तब हिस्ट्री, तब पॉलिटी, ठीक है। ये डेमो हम एक क्लास आपको दे दिए, सब चीज क्लियर है। अब कोई दिमाग में कोई फालतू चीज नहीं ना घूम रहा है, हाँ ठीक है। सबसे पहले विद्यार्थी को सब चीज क्लियर रहना चाहिए, समझे। बड़ी दिक्कत हो जाता है, बाद में भुकाते रहता है फालतू का। चलिए आइए, ये सब इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। इकोनॉमिक्स हमको थोड़ा बहुत आता है, ज्यादा नहीं आता है, तो हम इसका आंसर बता देते हैं, ठीक है। सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी को किसके सभी के मूल्य के रूप में परिभाषित किया गया है? किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवा। ए होगा इसका उत्तर। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्राएं स्पेशल ड्रॉइंग राइट एसडीआर की पेटिका में आती है? यूएस डॉलर, जापानी येन, ब्रिटिश पाउंड, चाइनीज रेन,
मिनबी, यूरो सब आता है, उपर्युक्त सभी। बिट्टू सर पढ़ाएंगे तो आपको सब चीज समझ में आ जाएगा, चिंता नहीं करना है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तत्व स्थल है? तत्व स्थल है। जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता का सबसे हॉट स्पॉट कौन है, यह चीज आपसे पूछा जा रहा है। तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है आपको पश्चिमी घाट, कौन है? पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनने के लिए आवश्यक है? रक्त का थक्का बनने के लिए आवश्यक है विटामिन के। विटामिन के। विटामिन ए की हम बात करें तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, आंख की बीमारी होती है, समझिए। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या है? रेटिनॉल। रेटिनॉल। पालक सब खाइएगा, आंख का बीमारी नहीं होगा। विटामिन डी, इसका वैज्ञानिक नाम है कैल्सीफेरॉल। और विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेटस और वयस्क में ऑस्टोमलेशिया रोग, वयस्क में ऑस्टोमलेशिया रोग होता है। और सूर्य के रोशनी से विटामिन डी की प्राप्ति होती है। आगे विटामिन सी, इसका वैज्ञानिक नाम है, रासायनिक नाम है, सॉरी, रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। और इससे स्कर्वी नामक रोग होता है, जैसे मसूड़ा सब फूल जाता है ना, वो सब रोग होता है। किसी व्यक्ति का मुंह देखते होंगे महकते रहता होगा, समझ गए? तो ये विटामिन सी के कमी से होता है। और विटामिन सी का जो मूल स्रोत है खट्टा फल है, जैसे कि संतरा हो गया, समझ गए, अन्य चीज हो गया, आंवला हो गया। आगे, गर्म रेगिस्तानों में तथा उनके चारों ओर पवन धूल से बनने वाली मृदा को क्या कहा जाता है? लोएस मृदा। क्या कहा जाता है? लोएस मृदा। निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? 326 ईस्वी पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, एकदम सही है। सिकंदर 326 ईस्वी पूर्व में भारत पर आक्रमण किया। सबसे पहले सिकंदर का सामना तक्षशिला के शासक आम्भी के साथ हुआ। आम्भी आत्मसमर्पण कर दिया और इसके बाद जो है आगे बढ़ा तो पंजाब के शासक पोरस के साथ सामना हुआ और फिर आगे बढ़ा, ब्यास नदी को सिकंदर की सेना पार करने से इनकार कर दिया और सिकंदर की सेना मगध साम्राज्य पर आक्रमण नहीं किया। जो सिकंदर लगभग भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग को जीता और विश्व के अन्य क्षेत्रों को जीता, वो मगध को नहीं जीत पाया था। मगध को वो जीत नहीं पाया था। भारत पर आक्रमण हुआ है और भारत से ही उन्हें वापस लौटना पड़ा था। भारत से उन्हें वापस लौटना पड़ा था और सिकंदर 325 ईस्वी पूर्व में भारत से वापस लौटे और वापस लौटने के क्रम में जो है अपनी सेना को दो भाग में बांट दिया और खुद सिकंदर जो है स्थल मार्ग से वापस जब अपने साम्राज्य को लौट रहे थे तो 323 ईस्वी पूर्व में इराक के बेबीलोन में मच्छर काटने से सिकंदर बीमार पड़ गए, बुखार लग गया और फिर सिकंदर का निधन हो गया। आम्भी ने सिकंदर और उसकी सेना का स्वागत किया, हां किया था, समझिए किया था, सही है। सिकंदर की मृत्यु 332 ईस्वी पूर्व में, नहीं 323 ईस्वी पूर्व में। सिकंदर की जो मृत्यु हुई है वह 323 ईस्वी पूर्व में हुई है। 323 ईस्वी पूर्व में हुई है, 332 ईस्वी पूर्व में नहीं हुई है। जानते हैं इस क्वेश्चन में विद्यार्थी जो है यहां आते आते जो है ना, विद्यार्थी क्वेश्चन को नजरअंदाज कर देता है और विद्यार्थी को लगता है कि जो है सब कथन सही है, डी मार के आगे बढ़ जाएगा। लेकिन वास्तविकता यह है कि जो है आपको इसका सही उत्तर होगा 1 और 2, 1 और 2, यानी सी नंबर हो जाएगा। बहुत विद्यार्थी गलती करके आया था इस क्वेश्चन को, बहुत विद्यार्थी गलती करके आया था। तो कभी भी जब आप क्वेश्चन बनाते हैं तो पहला लाइन से लेकर के फुल स्टॉप तक पढ़िए, सब ऑप्शन देखिए, तब आंसर टिक कीजिए। ये छोटा छोटा गलती जो है ना आपको डुबा देता है, समझे। इंडिया आफ्टर गांधी, द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? रामचंद्र गुहा। कौन है? रामचंद्र गुहा। रामचंद्र गुहा। निम्नलिखित में से यूनेस्को की इंटेजिबल कल्चरल हेरिटेज ह्यूमैनिटी फ्रॉम इंडिया में क्या शामिल नहीं है? बिहू। बिहू शामिल नहीं है, बिहू। 1926 में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाई गई? किसके द्वारा बनाई गई?
देखिए 1926 ईस्वी में भगत सिंह के द्वारा जो है आपको नौजवान भारत सभा नामक संगठन की स्थापना की गई थी। और भगत सिंह का जन्म जो है आपको 27 सितंबर 1907 को हुआ था। और भगत सिंह के द्वारा कई सारे क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की गई, जैसे कि नौजवान भारत सभा हो गया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन हो गया। और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के बैनर तले ही भगत सिंह ने दिल्ली के केंद्रीय असेंबली में बम फेंका, लाहौर के पुलिस कप्तान सॉन्डर्स की गोली मारकर हत्या कर दी। और सॉन्डर्स की गोली मारकर हत्या करने के केस को ही लाहौर षड्यंत्र केस कहा जाता है। और लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत ही भगत सिंह को जो है फांसी की सजा सुनाई गई थी। और भगत सिंह को 23 मार्च 1931, भगत सिंह को फांसी 24 मार्च 1931 को दिया जाना था, लेकिन डेट से एक दिन पहले दिया गया, क्योंकि माहौल जो है ना बिगड़ चुका था। इसी वजह से जो है निर्धारित तिथि से एक दिन पहले दिया गया। और भगत सिंह कि अगर आप बात करेंगे आगे 27 सितंबर उनका जन्म दिवस, हम सोचे उस पर एगो वीडियो बनाएंगे भगत सिंह से संबंधित, समझ गए? भगत सिंह आगे, इसे आगे अगले क्लास में देखेंगे। ठीक है, टाइम बहुत हो गया। धन्यवाद सभी लोगों का। बारिश हो रहा है, मेरा अगला बैच हम कैसे न छुट्टी देंगे, क्या बात करते हैं? ठीक है, चलिए आज इतना ही, इससे आगे अगला क्लास में। और हाँ है, लोकतंत्र वाला लिखाना था ना, आप लोग बोले तो कितना कुछ लोकतंत्र में बताए थे, लिखाना है। अच्छा ठीक है, अगले क्लास में आएंगे ना, क्वेश्चन बैंक शुरू करेंगे ना, तो बोलिएगा लोकतंत्र वाला लिखा दीजिए। ठीक है, लिखा देंगे। अरे भाग रहे हैं आप लोग हो, होमवर्क सब क्या है? दिवस कहां तक हुआ है? पूरा हो गया, पूरा हो गया दिवस। चलिए आगे क्या होमवर्क, और आगे और भी कुछ होमवर्क दे रहे हैं? नहीं ना दे रहे हैं? सुनिए, कल जो है आप क्या कीजिएगा, आप जो है इतिहास उठाते हैं होमवर्क में। इतिहास 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 का जो है कल से आप घटना चक्र का बुक लेते आइएगा, या कोई एक आदमी लेते आइएगा। हम कल से इतिहास का होमवर्क देंगे, तो जो पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे ही, ठीक है। और घटना चक्र से होमवर्क जो देंगे घटना चक्र से देंगे, होमवर्क घटना चक्र से देंगे। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और साइंस में तो बिट्टू सर के नोट से ही होमवर्क देंगे। तो आज के लिए भी यही है कि जो है दिवस को ही एक बार फिर से रिवीजन करके आइएगा, कल से होमवर्क को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। आज मूड खराब कर दिया है आप लोग, पता नहीं मेरा मूड खराब हो गया है। पॉलिटी का कंप्लीट पीडीएफ थोड़े होगा जी, एगो चैप्टर होगा। धन्यवाद।